अब वोट शेयर में हम अगला आपको बुंदेलखंड का इलाका बताने वाले हैं। देखिए, इस पूरे इलाके पर अच्छे खासे तौर पर ये असर डालता है कि जो अल्टीमेट नतीजा होगा वो क्या होगा। हालांकि चंबल का इलाका भी बहुत इसमें, वहां पर लगभग जो 34 सीटें हैं वो बहुत निर्णायक होती हैं, लेकिन बुंदेलखंड में जब आप 26 सीटों की बात करते हैं तो इस पूरे इलाके में छतरपुर, टीकमगढ़, ये तमाम इलाके हैं जो कि ये बुंदेलखंड का पूरा इलाका, पन्ना हो, निवाड़ी हो, दामोह हो, सागर हो, तो यहां पर बुंदेलखंड की 26 सीटों में वोट शेयर पिछली बार आई थी बीजेपी को 38, कांग्रेस को 35। इस बार देखिए 45% बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त मिल रही है, 7% का इजाफा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 5% की बढ़त मिलने के साथ वो 40 पर पहुंच रहे हैं। तो 38 से बीजेपी पहुंची 45 पर और कांग्रेस पार्टी 35 से पहुंच गई है 40 पर। क्या इशारा कर रहे हैं आप प्रदीप जी, क्या इशारा कर रहे हैं? सीट बता देती हूँ, उसके बाद बताइएगा, क्योंकि अभी तक अगर आप देखें बुंदेलखंड का ये पूरा इलाका जिसमें 26 सीटें हैं, इसके बाद अब रेशो बढ़ता ही चला जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। सीट हमको आपको बताएंगे अब बुंदेलखंड का, जिससे आप समझेंगे कि सीटों में कितना का फायदा हुआ है, क्योंकि वोट शेयर तो इधर से उधर हो रहा है, लेकिन सीटों में वो तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहां पर बीजेपी को पिछली बार आई थी 14 सीटें, नजर गड़ा कर रखिए, बुंदेलखंड में 14 से बीजेपी पहुंच जाती है कितनी सीटों पर, ये देखिए 18 सीटें। 4 सीटों का फायदा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 4 सीटों का, 4 सीटों का 7% वोट शेयर में गेन है। वहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी को बुंदेलखंड में पिछली बार आई थी 10 सीटें, इस बार कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं? 8 सीटें, 8 सीटें, 2 का नुकसान हो रहा है, 2 का नुकसान हो रहा है। ये क्या इशारा कर रहा है? जल्दी से आपसे कमेंट मिस्टर गुप्ता। नहीं, बुंदेलखंड का इलाका जो है यूपी बॉर्डर का इलाका है और यहाँ पर पिछली बार बीएसपी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, जिसके चलते आप देख पा रहे थे कि बीएसपी और अदर्स को एक ही सीट भली एक होती है, लेकिन उनके वोट शेयर जो था 7% बहुत बड़ा वोट शेयर होता है और 18% अदर्स का भी था। तो यहाँ पर बुंदेलखंड में जो है यूपी की तासीर के हिसाब से वोट पड़ता है। अच्छा, चंबल, लेकिन एक भी सीट इस बार बीएसपी को नहीं आ रही है। नहीं, 18 आपके इस एग्जिट पोल के मुताबिक 18 और 8 पर, मतलब इस एरिया में तो बड़ा एज हो गया ना बीजेपी को। जी, बिल्कुल। हाँ, पिछली बार 14-10 था, इस बार 18-8 हो गया है, 4 का फायदा हो रहा है और 2 का नुकसान। तो अल्टीमेटली 18-8 का एक बड़ा एज इस पूरे इलाके में, छतरपुर, दामोह, निवाड़ी वाले इस पूरे इलाके में, पन्ना, सागर जिसमें मौजूद है, ये सब कुछ लिखा हुआ इसमें बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें 4 सीटों का 3 एरिया का कैलकुलेट करके रख लीजिएगा कि कितने पर क्या हो रहा है, क्योंकि अभी 4 क्षेत्र आने वाले बाकी हैं। आज की शाम आपकी आज तक के ही नाम है, तमाम दर्शक बैठे हुए हैं, ये होम ग्राउंड है प्रदीप गुप्ता जी का, इसीलिए उन्होंने इंश्योर किया है सबसे बड़ा सैंपल साइज 230 यहाँ पर सीटें भी है। दूसरा बड़ा राज्य है देश का, राजस्थान नंबर 1 पर है, 200 सीटें ही हैं, लेकिन क्षेत्रवार तरीके से देखें तो वो बड़ा है, और क्षेत्रवार तरीके से मध्य प्रदेश दूसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर आपने सबसे बड़ा सैंपल साइज लिया है 47,000, सोचिए। और अब जल्दी से अखिलेश जी से एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। अखिलेश जी, अभी तक के जो 3 इलाके आए हैं उसमें हम देखें तो मोटे तौर पर बीजेपी को गेन ज्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है, 42 पर वो पहुंच गए हैं, आप 22 पर है। नहीं, देखिए ये इतना नेक टू नेक नहीं रहेगा, अच्छी मार्जिन होगी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, और जिन इलाकों की आप बात कर रहे हैं उन इलाकों में भी कांग्रेस इससे ज्यादा सीटें पाएगी। ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हमारा जो नेतृत्व वहां का है, दोनों हमारे दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है और जनता ने वहां का कुशासन देखा है चौहान साहब का। इसीलिए बीजेपी में भी ये साहस नहीं था कि अपने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को वो मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकें, और उनको भी अंत तक अपने टिकट के लिए जूझना पड़ा था। तो इसके बावजूद भी बीजेपी अपने सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद सबको उतार दिया, लेकिन बुरी तरह पराजित होगी मध्य प्रदेश में, क्योंकि बीजेपी अब थकी हुई पार्टी है। एक ही एजेंडा, सांप्रदायिकता, कट्टरता, हिंसकता और झूठ बोलने का, तो लोग अब समझ चुके हैं, अब बीजेपी को पहचान चुके हैं, और हमारा क्लियर मैंडेट मिलेगा मध्य प्रदेश में भी।
अभी आपके सर्वे के अनुसार भी हम जीतेंगे, लेकिन उससे अच्छी बेहतर तरीके से हमारी मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी और इतने मार्जिन से बनेगी कि जो ये जनादेश को लूटने का प्रयास करते हैं इस बार उसमें भी ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। चलिए ठीक है, अगला इलाका जो अपने दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं उस पर आते हैं। बघेलखंड में अब हम पहुंचने वाले हैं क्योंकि बघेलखंड की सीटें भी, लेकिन देखिए रागी जी, एक रिएक्शन जल्दी से आपसे लेते हुए, बीजेपी एक क्लियर मार्जिन के साथ मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आप बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया, लेकिन मेहनत उन्होंने भी खूब की। वहां वसुंधरा जी ने भी वैसे ही 60 से ज्यादा रैलियां की है और जो बहुत सारे नेताओं को उतारने की रणनीति अगर यही ट्रेंड रहता है तो ये बताएगा कि बहुत सारे 3 केंद्रीय मंत्रियों को, नरेंद्र तोमर से लेकर आपने प्रहलाद जी को उतारा, वो और सांसदों को उतारना, ये एक अच्छी रणनीति साबित होगी अगर यही आगे बढ़ता है मामला। देखिए, शुरू में जब मध्य प्रदेश के चुनाव की बात की जा रही थी तो कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 50 से 70 सीटों के बीच में निपट जाएगी, इससे ज्यादा ये नहीं है। और आज ये स्थिति आ गई है कि जो आपका ही एग्जिट पोल की हम बात करें तो करीब करीब लगभग लग रहा है कि ये कांटे का टक्कर है। मैं फिर वही कह रहा हूं कि 7% का मार्जिन ऑफ एरर जो है, यदि हम उसको ले लेते हैं अपने कैलकुलेशन में, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी भी आपके भी एग्जिट पोल के अनुसार सरकार वहां पर बना सकती है। रही बात शिवराज सिंह चौहान का, तो ये जो फटिक फैक्टर है वो करीब करीब एक प्रकार का नैरेटिव बना दिया गया था वहां पर, नैरेटिव बना। और लेकिन ये बात बिल्कुल, मैं शेखर जी से मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैं भी वहां घूम करके आया, कोई भी ये बात नहीं कहता था कि वहां का गवर्नेंस बहुत खराब रहा है। सड़कों को देख लें, बिजली पानी की स्थिति देख लें, तो कहीं से ऐसा नहीं था कि शिवराज सिंह चौहान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक असफलता ये रही कि 5 साल के अंदर उनको एक अल्टरनेटिव युवा कोई नेतृत्व खड़ा करना चाहिए था। वो उन्होंने राजस्थान में खड़ा किया, न वो मध्य प्रदेश में खड़ा कर पाए और न ही वो छत्तीसगढ़ में खड़ा पड़ रहा है। यदि कोई अल्टरनेटिव उनके पास नहीं था तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास इससे कोई बेहतर विकल्प नहीं था कि हम कोई भी मुख्यमंत्री सामने खड़ा न करें। और जब वैसी स्थिति होती है तो सारे कंटेंडर्स जो होते हैं वो समझते हैं कि हम जितना ज्यादा मेहनत करेंगे शायद प्रतिफल हमारे पक्ष में ही आएगा, इसलिए वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। एक खड़ा करने पर जब पार्टी के अंदर, स्टेट के अंदर फैक्शन होता है तो एक दूसरे को ही निपटाने में लग जाते हैं, जैसा कि हम राजस्थान में हम देखते हैं। एक लिटमस टेस्ट इस बार होगा जो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी अपनाई है अपने केंद्रीय नेताओं को, सांसदों को, मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने में, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, एंटी इनकम्बेंसी या किसी चेहरे के खिलाफ गुस्सा को डील करने को, उसका भी लिटमस टेस्ट होगा। कुल 18 मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अब तक हो चुके हैं। सबसे कम मंडलोई साहब वहां पर 22 दिन के लिए रहे थे, और अगर आप शिवराज सिंह चौहान को देखें तो उन्होंने सबसे लंबे वक्त तक रहने के लिए एक रिकॉर्ड बना लिया है वहां पर, 18 साल एक चेहरा। हालांकि आप ये कह रहे हैं कि उनको लेकर ये नहीं है। शुरू में वीरेंद्र कुमार सकलेचा हुआ करते थे, सुंदरलाल पटवा हुआ करते थे, एक छत्र राज करने वाले वहां मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। हाँ। एक सिंगल लीडरशिप। जब फैक्शन में पार्टी आ जाती है तब थोड़ा सा समस्या पैदा होती है। दिल्ली के अंदर बीजेपी में एक समय था जब मदन लाल खुराना की एक अकेले तूती बोलती थी और बाकी पार्टी उनके साथ चल पड़ती थी। हाँ। लेकिन जैसे ही वो फैक्शन हुई तो फैक्शन के अंदर आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उससे दिल्ली में निपट ही नहीं पाई है, आज तक नहीं निपट पाई है। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी रहा भारतीय जनता पार्टी का कि किसी को भी हम ऐसे में प्रोजेक्ट न करें मुख्यमंत्री के तौर पे और आप काम करें। छत्तीसगढ़ में शिवराज सिंह चौहान के पूरे करियर को देखें, आप लोगों से एक छोटा कमेंट इससे पहले कि मैं बघेलखंड इलाके में जाऊं, विनोद जी आपसे शुरू करते हुए, शिवराज सिंह चौहान एक वक्त पर उमा भारती सीएम बनी थी, फिर पार्टी के अंदर जो उन्होंने किया, एक बार नाराज हो गई ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन एकमात्र महिला मुख्यमंत्री वो रही मध्य प्रदेश में अभी तक। लेकिन उसके बाद उनका कार्यकाल छोटा रह गया और शिवराज सिंह चौहान जो उनके साथ काम करते थे वो उनका भाग्य खुला, मुख्यमंत्री बने और लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और इस बार भी वो बार बार जाके लोगों के बीच इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, जो कि शायद असर डालता हुआ दिख रहा है अगर अभी तक के हम आंकड़ों को देखें तो, जिसमें वो कह रहे थे कि एक बार फिर से मुझे सीएम नहीं बनाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान जो 18 साल से वहां पर मुख्यमंत्री रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, और उमा भारती 2003 में जो भारतीय जनता पार्टी जीती थी उसमें उमा भारती जी का बहुत बड़ा योगदान था। दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने उस पूरे एंटी इनकम्बेंसी को उभारा था और बिजली सड़क पानी बीएसपी के नारे पर भाजपा जीती थी, और फिर उमा भारती को इस्तीफा देना पड़ा जब उनके खिलाफ कोर्ट से संज्ञान ले लिया गया। आज का जमाना होता तो शायद वो इस्तीफा न देती, आज तो जेल से भी मंत्री जो है सरकार चलाते हैं। तो हाँ, लेकिन उस समय सिर्फ
कॉग्निजेंस लिया गया कोर्ट ने हुबली वाले मामले में, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस कंडीशन पे इस्तीफा हुआ कि अगर कोर्ट से बरी हो जाएंगी तो मुख्यमंत्री बनेंगी। और उसके बाद वो मुख्यमंत्री वापस जब उनको बनना था तो उनको न बना के शिवराज सिंह चौहान को बना दिया गया मुख्यमंत्री। अब शिवराज सिंह चौहान आप देखिए कि कितना दिलचस्प, नहीं बाबूलाल गौर बने, बाबूलाल गौर बने। हाँ। बाबूलाल गौर जब वो उमा जी जब आई, उमा जी को बनना था, जैसे दिल्ली में मदन लाल खुराना को बनना था, बन गई सुषमा स्वराज, तो वैसे ही शिवराज सिंह चौहान बन गए। म्यूजिकल चेयर हो गया था उस समय। उसके बाद उमा जी नाराज हो गई, उन्होंने जनादेश यात्रा निकाली, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने उन चुनौतियों का मुकाबला जिस तरह किया और उन्होंने पूरी पार्टी को कंसोलिडेट किया अपने साथ, और तमाम दिग्गज मध्य प्रदेश के वो धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान के आगे वहां की राजनीति में बौने हो गए। और शिवराज सिंह चौहान एकमात्र बड़े छत्रप के रूप में उभर कर सामने आया। एक समय तो उनका नाम अडवाणी जी ने प्रधानमंत्री पद तक के लिए इशारों में ले लिया था। जब पूछा गया नरेंद्र मोदी जी जो है वो कैसा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ शिवराज सिंह भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक दौर वो भी था। और जब एक दौर ये था कि गांधीनगर से अडवाणी जी की टिकट को लेकर संशय था,